हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग दोस्तों आईपीसी बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। अपनी आईपीसी दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपकी सीआरपीसी के बारे में। ठीक है, सीआरपीसी के बारे में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सीआरपीसी दोस्तों कहने का तात्पर्य, सीआरपीसी दोस्तों होती है आपकी दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ठीक है, तो दोस्तों लेक्चर क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कि दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसकी सीआरपीसी की दोस्तों पूरी पीडीएफ आपके वीडियो के लगभग 1 घंटे बाद दोस्तों मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा दोस्तों। तो टेलीग्राम पर दोस्तों फॉलो करना ना भूलें और जल्द से जल्द दोस्तों टेलीग्राम पर जाके फॉलो करें। और वहाँ आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की भी पीडीएफ पड़ी है, हर एक चीज़ की दोस्तों वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो दोस्तों क्या है दंड प्रक्रिया संहिता। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दोस्तों कब दी गई? 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई। ठीक है, और क्या है दंड प्रक्रिया संहिता दोस्तों 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी आपकी। 1 अप्रैल 1974 को, मतलब आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चौथे महीने में दोस्तों आपकी लागू कर दी गई और स्वीकृति दी थी इसे 25 जनवरी 1974 को। क्लियर इतनी बार सभी को? दंड प्रक्रिया संहिता में कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं। सीआरपीसी में दोस्तों कितने अध्याय हैं? 37 अध्याय हैं और आपके 484 धाराएं हैं। क्लियर है इतनी बार सभी को? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दोस्तों क्वेश्चन है आपका दंड प्रक्रिया संहिता में सीआरपीसी में कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं। सीआरपीसी की धारा 2A/2 का जमानती अपराध या बेलेबल ऑफेंस को परिभाषित करती है। जमानती अपराध को परिभाषित करती है धारा 2A/2 का। ठीक है, फिर दोस्तों क्या है सीआरपीसी की धारा 2C/2 गा संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। ठीक है, तो ये धारा 2C/2 जो गा है दोस्तों वो संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। ठीक है, सीआरपीसी की धारा आपकी। इतनी बात सबको क्लियर? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? सीआरपीसी की धारा 2D/2 घा में परिवाद या फिर कंप्लेंट को परिभाषित किया गया है। ठीक है, कंप्लेंट को किस में परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो वो है आपकी धारा 2D/2 का घा। ठीक है, परिवाद या फिर कंप्लेंट को परिभाषित किया गया है। सीआरपीसी की धारा 2G/2 का छा, ठीक है, में जांच या इंक्वायरी को परिभाषित किया गया है। ठीक है, जांच या इंक्वायरी को परिभाषित किया गया है। ठीक है, फिर क्या है सीआरपीसी की धारा 2H या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 ठीक है, देखिए ये 2D है तो D को हम क्या लिख सकते हैं 2 और घा लिख सकते हैं। देखिए A को हम क्या लिखेंगे? का लिखते हैं, है नहीं कि A का है, B आपका कुछ और है, खा है। ठीक है, तो वही चीज़ें लिखी हैं इसमें। 2H का मतलब या तो 2H कह लीजिए आप या फिर 2 कह लीजिए। ठीक है, उसमें क्या बताया गया है? अन्वेषण या फिर इन्वेस्टिगेशन को बताया गया है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कहते नहीं है कि आपने ऐसा क्राइम करा आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगा। तो धारा क्या है 2 या 2H। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपकी सीआरपीसी की धारा 2I में असंज्ञेय अपराध या नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस को परिभाषित किया गया है। संज्ञेय अपराध को, असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किसमें किया है? धारा 2I में। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 2N में अपराध या ऑफेंस को परिभाषित किया गया है। तो सीआरपीसी की धारा के तहत अपराध को किसमें परिभाषित किया है? कौन सी धारा के तहत दोस्तों? तो आप कहेंगे दोस्तों 2N। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 2O में थाने का भार साधक अधिकारी या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को परिभाषित किया गया है। इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को परिभाषित किया गया है 2O में। क्लियर है सभी को? सीआरपीसी की धारा 2R में पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है। सीआरपीसी की धारा 2R में दोस्तों किसे परिभाषित किया गया है? पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका है सीआरपीसी की धारा 2S में पुलिस थाना स्टेशन को परिभाषित किया गया है। पुलिस थाना या फिर पुलिस स्टेशन को परिभाषित किया गया है 2SA में। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर दोस्तों क्या है आपका सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है।
सीआरपीसी की मुख्य विशेषताएं न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्या है, सीआरपीसी की धारा 2U लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को परिभाषित करती है। क्या है, सीआरपीसी की धारा 2U लोक अभियोजक को परिभाषित करती है। फिर दोस्तों क्या है, सीआरपीसी की धारा 2WA पीड़ित विक्टिम को परिभाषित करती है। आपको इस पढ़ने में दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा हो कि आप कोई भी दोस्तों वेब सीरीज़ देख रहे हैं, नहीं ऐसे केस आ रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं आप कोई, या फिर दोस्तों आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, या फिर आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया है नहीं। चलिए, सीआरपीसी की धारा 2W समन मामला को परिभाषित करती है। ठीक है, फिर क्या है दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 2X वारंट मामला को परिभाषित करती है। जो वारंट वगैरह निकाले जाते हैं, है नहीं कि इस इंसान के खिलाफ वारंट निकाल दिया, तो धारा क्या होती है आपकी 2X। क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा 2 वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन सीआरपीसी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 8 के अनुसार राज्य सरकार किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र तथी घोषित कर सकती है जब उसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो। देखिए 10 लाख से अगर आपकी आबादी अधिक होती है तभी आपको वो महानगर घोषित किया जा सकता है। ठीक है, फिर दोस्तों क्या है आपका पॉइंट, फिर दोस्तों पॉइंट है आपका सीआरपीसी की धारा 24 की उपधारा 3 के अनुसार प्रत्येक जिले के लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार को है। ठीक है, किसको है दोस्तों, आपका राज्य सरकार को है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों आगे अगर बात करी जाए तो आगे क्या बात होती है दोस्तों आपकी, सीआरपीसी की धारा 25 सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए प्रावधान करती है। धारा 25 किसके लिए प्रावधान करती है, सहायक लोक अभियोजक के नियुक्ति के लिए प्रावधान करती है। सीआरपीसी की धारा 25A में अभियोजन निदेशालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 25A में क्या किया गया है, अभियोजन निदेशालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। फिर दोस्तों क्या है, सीआरपीसी की धारा 28(1) के अनुसार उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है। धारा 28(1) के अनुसार उच्च न्यायालय जो है दोस्तों आपका वो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है। फिर क्या है दोस्तों आपका, सीआरपीसी की धारा 28(2) के अनुसार सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर दोस्तों क्या है, सीआरपीसी की धारा 28(3) के अनुसार सहायक सेशन न्यायाधीश 10 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास दे सकता है। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सीआरपीसी की धारा 29(1) के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय 7 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है। धारा 29(1) के अनुसार। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है आपका, डिस्कस कर लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 29(2) के अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष तक के कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना और कारावास दोनों से दंडित कर सकता है आपको। ठीक है, फिर क्या है दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 29(3) के अनुसार द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का दंडादेश दे सकता है। ठीक है आपका, फिर दोस्तों क्या है आपका, सीआरपीसी की धारा 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है दोस्तों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है। सीआरपीसी की धारा 37 जनता द्वारा मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता से संबंधित है। जो सीआरपीसी की धारा 37 है दोस्तों वो क्या है, जनता द्वारा मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता से संबंधित है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सीआरपीसी की धारा 39 कुछ अपराधों की सूचना का जनता द्वारा किए जाने से संबंधित है। ठीक है, कुछ अपराध जो जनता द्वारा किए जाते हैं दोस्तों उससे संबंधित है धारा आपकी 39। क्लियर सभी को। फिर क्या है दोस्तों आपका, सीआरपीसी की धारा 41 पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी से संबंधित है। क्या है, धारा 41। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं हम। सीआरपीसी की धारा 41C राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष या पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना का प्रावधान करती है। ये कहती है कि प्रत्येक राज्य द्वारा सरकार में एक जिले में दोस्तों एक पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए आपका। फिर क्या है, सीआरपीसी की धारा 41D गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के किसी भी अधिवक्ता से
मिलने के अधिकार का प्रावधान करती है। क्या है दोस्तों? धारा 41D। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 45 सशस्त्र बलों या आर्म्ड फोर्स के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करती है। देखिए आर्म्ड फोर्स में आपकी वैकेंसी वगैरह आती है ना, वही वाली दोस्तों। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 48 के अनुसार पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, वो क्या है? धारा 48 है दोस्तों आपका। ठीक है, धारा क्या है? 48 आपकी। ठीक है, वारंट के बिना गिरफ्तारी करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 57 के अंतर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। ठीक है, ये बोलती है आपकी धारा 57। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। आगे क्या है दोस्तों? सीआरपीसी की धारा 58 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन के बाहर साधक अधिकारी का यह दायित्व है कि वे अपने थाने में बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना जिला दंडाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसे निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम को देंगे। ठीक है, मतलब या तो आप दीजिए डीएम को या फिर दीजिए आप एसडीएम को 58 के तहत। ठीक है, चलिए दोस्तों सीआरपीसी की धारा 70 के अनुसार दोस्तों प्रत्येक वारंट तब लागू रहेगा जब तक कि उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द ना कर दिया जाए या निष्पादित ना कर दिया जाए, तब तक वह क्या रहेगा? वारंट। तब तक वह वारंट दोस्तों क्या रहेगा? लागू रहेगा। क्लियर? सीआरपीसी की धारा 77 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दोस्तों देखते हैं क्या है। जब किसी अभियुक्त को एक जिले की पुलिस के द्वारा न्यायालय की आज्ञा से दूसरे जिले में लाया जाता है तो इसे ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के हाजिर होने के लिए उद्घोषणा जारी की जाती है। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 83 क्या कहती है? फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की से संबंधित, ये कहती है सीआरपीसी की धारा 83। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 93 के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जाता है। फिर दोस्तों क्या है? सीआरपीसी की धारा 97 का प्रावधान किससे है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है धारा 97 के अकॉर्डिंग। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए दोस्तों आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 97(1) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाश हेतु वारंट जारी कर सकते हैं। ये लोग क्या है? 97 के तहत 1 के तहत वारंट जारी कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 98 में अपहत स्त्रियों को वापस करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का विवश करने की शक्ति है। किसकी है? विवश करने की शक्ति है धारा 98 में। आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, उम्मीद है मुझे। सीआरपीसी की धारा 107 परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति या सिक्योरिटी से संबंधित है। धारा 107 जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला या सूचना मिलती है कि संभावना है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 107 के अंतर्गत उस व्यक्ति से 1 वर्ष तक के लिए बंद पत्र या बॉन्ड भरने का आदेश दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस सीआरपीसी की आज की क्लास दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और कल की क्लास में दोस्तों आपकी सीआरपीसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, और वहाँ जाकर दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर भेजने वाला हूँ आधे 1 घंटे में। ठीक है, और दोस्तों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और आपके एग्ज़ाम तक पूरी आपको ये मैं करवाता हुआ कंप्लीट मूल विधि नज़र आ जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखें और पढ़ते रहें अपना। चलिए मुलाकात होगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।